नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का मसला में और मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। हरियाणा विधानसभा बजट सत्र के दूसरे चरण के दूसरे दिन की कार्यवाही प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई थी। इस दौरान विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता और इनेलो विधायक अभय चौटाला में तीखी बहस शुरू हो गई। विधानसभा में इंडियन नेशनल लोकदल विधायक अभय चौटाला ने भूमिगत जलस्तर के कम होने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के कई हिस्सों में डार्क जोन बन चुके हैं जहां ट्यूबवेल नहीं लग सकते। अगर वहां नहर का पानी ना हो तो वहां किसान क्या करेगा। कागजों पर कई योजनाएं शुरू की गई हैं लेकिन धरातल पर कुछ नहीं हुआ। इस बीच जब इनेलो विधायक के बातचीत के लहजे पर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने उन्हें रोका तो दोनों में तीखी बहस शुरू हो गई। बहस बढ़ी तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी अभय चौटाला के खिलाफ खड़े हो गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर कोई सदस्य चेयर के साथ बहस करेगा तो यह सदन का अपमान है। डिप्टी सीएम ने भी अभय चौटाला के व्यवहार का मुद्दा उठाया। काफी देर बहस के बाद स्पीकर ने इनेलो विधायक को नेम करते हुए सदन से बाहर जाने को कह दिया और सदन की कार्रवाई विधेयक पेश होने के बाद मंगलवार की सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दी गई। उनको एक और भी डर था मेरा। आज मैं बजट पे बोलता हूं और बजट पे भी मैं बहुत सारे ऐसी इश्यूज हैं जिनके अंदर पैसा लैप्स हुआ है। बहुत सारे ऐसे इशू भी थे जिनके अंदर इन्होंने जो है कागजों में फर्जी पैसा खर्च करके दिखा रखा है और वो पैसा एक्चुअल में नहीं लगा हुआ। मैं वो सारी बातें पूछता तो इनको कहीं से इस बात की जानकारी मिली होगी, इसलिए इन्होंने ये आनंद फानंद में आज मुझे नेम कर दिया और ये कहा गया कि मैंने अपशब्द कहा है। तो स्पीकर मुझे बारी बारी इंटरप्ट करेगा तो मैं ये बात जरूर कहूंगा स्पीकर को भी आपको मेरे से तकलीफ क्या है ये बता दो। तो आपको मेरे से तकलीफ क्या है, आज इसी मुद्दे पर आज हमारे साथ हमें ये तीखी चर्चा करने वाले हैं और इसी चर्चा में आज हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले जल्दी से आपको रूबरू करवा देते हैं, प्रवीण अत्रे हमारे साथ बीजेपी पर जुड़े हैं, डॉक्टर जोगेंद्र मोर हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हैं, कृष्ण कुटेल हमारे साथ इनेलो से प्रवक्ता जुड़े हैं, उमेश भाटी हमारे साथ जेजेपी से जुड़े हैं। आप सभी मेहमानों का, प्रवीण अत्रे हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़े हैं, आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं सीधा कृष्ण कुटेल जी के पास आना चाहूंगा और एक सबसे पहला रिएक्शन धीरे धीरे सबसे लूंगा, लेकिन सबसे पहले कृष्ण कुटेल जी, क्यों इतना गुस्सा आता है? अगर आपको नहीं लगता कि ये इतना गुस्सा करने के कारण जो जनता के जो मुद्दे हैं, जो बातचीत होनी चाहिए, उसका समय व्यर्थ हो जाता है? जी, माननीय चौधरी अभय सिंह चौटाला जी जब विधानसभा के अंदर जनता के मुद्दे उठाते हैं तो उसके अंदर सीधे तौर पर जो हमारे विधानसभा के अध्यक्ष हैं वो हस्तक्षेप करते हैं, जबकि उनको ऐसा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। और जिससे विभाग से संबंधित कोई भी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है तो उसका जवाब जो है कि शालीनता के साथ देना चाहिए। अगर विधानसभा की सीधे तौर पर जो है कि हस्तक्षेप की स्थिति जब नजर आती है, स्वाभाविक है कि गुस्सा आना। और दूसरा, जब किसानों की बात को लेकर के आते हैं तो हमारे विधानसभा के अध्यक्ष जो है कि नेम करने का काम करते हैं, ये सरासर गलत है। ठीक है, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष को जो है विधानसभा की गरिमा को बनाए रखना उनका दायित्व बनता है और सही शालीनता के साथ जो जनता के द्वारा जो चुन करके आए हैं उनको सुनना अति आवश्यक है, उसका जवाब देना जो है कि अति आवश्यक है। ठीक है, प्रवीण अत्रे जी के पास में आना चाहूंगा। प्रवीण जी, क्या आपकी प्रतिक्रिया है और क्या आपको लगता है, यहां कहा जा रहा है कि हस्तक्षेप किया जाता है, उनकी बात पर इंटरप्ट किया जाता है, बार बार गुस्सा आ जाता है? नहीं, देखिए चेतन जी, सबसे पहली बात तो यह है, अभय सिंह चौटाला एक सीनियर विधायक है, एक पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं
मुझे लगता है कि अभय सिंह चौटाला को बतौर सीनियर नेता इस बात की बेहतर समझ है कि विधानसभा के अंदर जो विधानसभा अध्यक्ष की चेयर होती है उसकी एक गरिमा होती है, उसका एक सम्मान होता है। और ये जो भी विधायक है, चाहे वो पक्ष का है चाहे वो विपक्ष का है, ये उसका दायित्व, उसका कर्तव्य बनता है कि चेयर की गरिमा को बनाए रखा जाए। विधानसभा में जब आप बात करते हैं, विधानसभा में जब आप कोई भी विषय उठाते हैं, तो शब्दों की मर्यादा बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। मुझे लगता है कि अपनी बात कहने के और भी बहुत से ढंग हैं। आप कोई भी इस तरह का शब्द या इस तरह की शैली को अपनाए जिससे चेयर की गरिमा को ठेस पहुंचे, मुझे लगता है वो उचित नहीं। ठीक है, क्योंकि इतने सीनियर नेता अगर इस तरह की शैली अपनाते हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो उनके प्रशंसक या जो उनके कार्यकर्ता या जो उनकी पार्टी को की नीतियों को फॉलो करने वाले, उनको भी कहीं ना कहीं चोट पहुंचती है। क्योंकि वो जनता जो है वो ये मान के चलती है कि जो भी नेता हो, जो पब्लिक फिगर हो, जो सार्वजनिक जीवन में व्यक्ति हो, उसको अपने शब्दों की गरिमा को बना के रखना चाहिए। ठीक है, मुझे लगता है अभय सिंह जी को ये प्रयास करना चाहिए कि इस तरह से जो व्यवहार या जिस तरह की शैली वो अपनाते हैं, इसको किसने बदलाव लेके है, क्योंकि जनता भी इसको पसंद नहीं करती। ठीक है, उमेश भाटी जी के पास मैं आना चाहूंगा जल्दी से एक फर्स्ट रिएक्शन के लिए। क्या आपकी प्रतिक्रिया है? जी उमेश जी। देखिए चेतन जी, जहां तक मेरे को समझ आ रहा है कि किस तरीके से हम मीडिया को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं, तो एक हमारे पास मुद्दे तो है ही नहीं कुछ करने के लिए वहां पर, लेकिन मीडिया का आकर्षण सिर्फ एक ही आदमी के ऊपर रहे, जहां पर एक ही पार्टी के अंदर एक ही विधायक हो और उसको भी आकर्षण चाहिए मीडिया का, तो उनके पास में कोई और मुद्दे ना हो कि वो इस तरीके से बदतमीजी से पेश आते हैं कि जैसे कि मीडिया का पूरा फोकस सारी चीजों से हटकर और उन पर आ जाता है। और उससे होता क्या है कि जो असली जो काम है, जो हम मुद्दे उठने चाहिए, जिन मुद्दों पर वहां चर्चा होनी चाहिए, मुद्दे तो गौण हो जाते हैं। लेकिन एक ही बात सुबह से शाम तक चलती रहती है कि अभय को गुस्सा क्यों आता है। अरे ये गुस्सा नहीं है, ये अपने आप को किस तरीके से मीडिया में प्रेजेंटेशन है, मीडिया में कैसे आ सकते हैं, ये एक जहां तक मेरे समझ आ रहा है ये एक वो तरीका है। क्योंकि आपको जो इतना पैसा खर्च करके सदन चल रहा है, उस सदन के अंदर अगर हमारे को समय मिल रहा है अपने मुद्दे उठाने के लिए, तो आप वहां पर सीरियस और एक सीनियर लीडर होने के नाते से आपको अपने मुद्दे बहुत तरीके से उठाने चाहिए। और सामने जो चेयरपर्सन बैठा हुआ है, तो चेयरपर्सन की भी एक इज्जत होती है, उसके भी एक अपना जो है एक ओहदा है जिनका हमें सम्मान करना चाहिए। लेकिन मैंने देखा है हर बार के वो जो है सीधा लड़ाई के मुझसे मूड में रहते हैं, और जैसी वो लड़ाई करते हैं तो सबका मीडिया का पूरा जो है ना ध्यान आकर्षण सबको छोड़ के सिर्फ ऐसे आदमी पे लग जाता है जो अकेले विधायक और एक ही पार्टी के एक ही विधायक रह गए। ये और कुछ नहीं है, क्योंकि मुद्दे इनके पास है नहीं, क्योंकि बीजेपी की और जेजेपी की जो सरकार है वो इतना अच्छा काम कर रही है हरियाणा के अंदर। ठीक है उमेश जी, मैं लौटता हूं आपके पास। जी डॉक्टर जोगेंद्र जी से मैं जानना चाहूंगा, क्या आपकी प्रतिक्रिया है? चेतन पाटिल, देखिए सदन जो है वो जनता के नुमाइंदों का सदन है। जनता के प्रतिनिधि अपनी आवाज उठाने के लिए, कानून बनाने के लिए वहां, और उस सदन की कार्रवाई चलाने के लिए एक व्यक्ति को विधानसभा अध्यक्ष बनाया जाता है, स्पीकर ने। और स्पीकर के कंधों पर बहुत बड़ी नेतृत्व जिम्मेदारी है कि वो बिल्कुल तटस्थ, एक बार स्पीकर बन जाने के बाद दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उनका व्यवहार, उनका आचरण होना चाहिए, ये उनके ऊपर भी होना चाहिए। और जो सदस्य हैं, शब्दों की मर्यादा भी होनी चाहिए, व्यवहार भी जो है सीमित होना चाहिए, लेकिन होना दोनों तरफ से चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एक तरफ की कोई बात करें या एक तरफ का कोई बात करें। तो जो मतलब स्पीकर है उसको ये सोचना चाहिए, कोई भी स्पीकर है, बहुत गरिमा में पद है और बहुत जिम्मेदारी का, बड़ी नैतिक जिम्मेदारी का, संवैधानिक जिम्मेदारी का पद है, उसके ऊपर बैठकर इतना मतलब तटस्थ सोना ही नहीं चाहिए, तटस्थ दिखाई नहीं देना, न्याय होना ही नहीं चाहिए, न्याय होता हुआ भी दिखाई देना। तो स्पीकर के कंधों की इतनी जिम्मेदारी बनती, कहीं ना कहीं पूरा सदन चलाने की जो पूरी की पूरी जिम्मेदारी है कि इस प्रकार की कोई भी चीजें ऐसी होती नहीं, स्पीकर के पार्ट पे कोई बात ना आए, इस प्रकार का व्यवहार जो है वो बनना चाहिए सदन के अंदर। क्योंकि पूरी जनता देखती है और जनता को बड़ी मायूसी होती है
कि जब अपने जनप्रतिनिधियों का या किसी भी प्रकार से इस प्रकार का आतंक सदन में देखा जाता है तो जनता को बहुत तकलीफ होती है, जो सुन के भेजते हैं कि हम जब अपने किस काम के लिए भेजे जा रहे हैं और सदन किस तरफ जा रहा है, किसी की दृष्टि जा रहा है, ठीक है, तो वो बहुत ही चिंताजनक। लौटता हूं मैं डॉक्टर जोगेंद्र आपके पास। मैं प्रवीण अत्री जी के पास आना चाहूंगा। प्रवीण जी, अभय चौटाला ने कहा कि पहले से ही ये तय था कि वो बजट को लेकर सवाल पूछेंगे, कैसे भी पता लग गया था, और उसके बाद उन्हें नेम करके बाहर कर दिया गया। मैं सुन रहा था जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब अभय सिंह बोल रहे थे और वो ये भी कह रहे थे कि देखिए ऐसा है कि मैं कुछ ऐसे सवाल पूछने वाला था जिसमें सरकार ने जो है वो पैसा तो खर्च किया लेकिन वो पैसा वहां पे खर्च नहीं हुआ, कागजों में दिखाया गया वगैरह वगैरह। देखिए, अगर आपके पास कोई ऐसी बात थी या ऐसा कोई तथ्य था तो वो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी रख सकते थे, आप मीडिया को बता सकते थे, मीडिया के सामने वो कागज रख सकते थे कि साहब देखिए ये कागज है, ये बात मैं बताने वाला था लेकिन मुझे इसकी वजह से नेम कर दिया गया। देखिए, आपने भी सदन की कार्रवाई देखी होगी और मुझे लगता है कि जिसने भी सदन की कार्रवाई देखी होगी उसको ये बात कतई अच्छी नहीं लगी होगी जब आप स्पीकर के बारे में ये कहें कि आपको नीचे से क्या तकलीफ हो जाती है। देखिए, कोई शब्द मुझे लगता है, मैं तो डिबेट में भी नहीं बोलना चाहता था, लेकिन दर्शकों को सच का पता लगे ज्यादा बेहतर। तो इस तरह के शब्दों का प्रयोग अगर आप करोगे तो स्वाभाविक है आप जो अनुशासन है, जो गरिमा है सदन की, आप उसको नुकसान पहुंचा रहे। जब आप सदन की गरिमा को नुकसान पहुंचाओगे तो ये अध्यक्ष का एक दायित्व बन जाता है कि सदन की गरिमा को बनाए रखने के लिए ऐसे सदस्य के विरुद्ध कोई कार्रवाई हो नियम अनुसार, जो विधानसभा अध्यक्ष ने की। क्योंकि प्रवीण जी, उनकी तरफ से कहा गया कि डार्क जोन का जो मुद्दा है वो उठा रहे थे, जगह जगह डार्क जोन का जिले ऐसे बनते जा रहे हैं। साथ ही साथ विपक्ष ये भी बात कह रहा है कि किसानों की जो परेशानी है कि उनकी फसल बर्बाद हुई है उसका मुआवजा कब तक मिल जाएगा। देखिए, बिल्कुल ठीक बात है, डार्क जोन का मुद्दा उठा रहे थे, डार्क जोन के मुद्दे पर चर्चा करनी चाहिए थी। जब आप डार्क जोन का मुद्दा उठा रहे थे तो स्पीकर ने आपको कहा कि आप अपना सप्लीमेंट्री पूछिए, और जब आप अपने सप्लीमेंट्री पे बात करने लगे तो जो पोर्ट अथॉरिटी ने तालाबों की खुदाई करवाई है वाटर रिचार्जिंग के लिए, बजाय आप उस पर बात करने के आप ब्यूटिफिकेशन की बात, सौंदर्यकरण की बात लगे कर। तो स्पीकर साहब ने ये कहा कि ये आपका सप्लीमेंट्री नहीं है, आपका सप्लीमेंट्री खुदाई और वाटर रिचार्जिंग से रिलेटेड, आप उस पर बात कीजिए। तो कहीं ना कहीं विषय से भटके अभय सिंह को विषय से नहीं भटकना चाहिए था, अपने सप्लीमेंट्री पे रहना चाहिए था। अगर आप सप्लीमेंट्री से दाएं बाएं जाएंगे, आपको भी पता है विधानसभा के अंदर समय सीमित होता है, हर विधायक को एक सीमित समय दिया जाता है 5 मिनट या 6 मिनट, उसमें उसको अपनी बात रखनी होती है क्योंकि बाकी विधायकों को भी बोलना होता है। तो ये वैसे भी अध्यक्ष का एक दायित्व बनता है कि जो भी जो मेंबर है अगर वो विषय से इधर उधर जा रहा है तो वो उसको टोक के विषय पे लेके आए कि आपका ये विषय, आप इस पे बात कीजिए। मुझे लगता है कि ज्यादा बात करने की आवश्यकता ही नहीं थी, सीधा सीधा अभय सिंह जी अपने सप्लीमेंट्री पे आ जाते और जो विषय वो उठा रहे थे उस विषय पर चर्चा करते, और विधानसभा होती भी इसलिए भी है। देखिए, जो बात अभी भाटी जी ने कही है, तो किसानों को जो बात की जा रही है विपक्ष की तरफ से, किसानों का मुआवजा कब तक मिल जाएगा, उनको परेशानी हुई है जी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण विषय ये है। देखिए, आपको जो बारिश की वजह से जो ये बारिश पिछले 2 दिन से हम देख रहे हैं, हमारे किसान भाइयों का स्वाभाविक है, गेहूं की फसल पकी हुई है और गेहूं की फसल को कई जगह जो है सरसों की फसल को भी, जो ये किसान भाइयों का नुकसान हुआ है, विषय ये था कि किसान भाइयों के नुकसान की भरपाई। अब जो सवाल आपने पूछा चेतन जी, इस हरियाणा प्रदेश के अंदर 2014 से एक ऐसा व्यक्ति प्रदेश का मुख्यमंत्री है जो मात्र 3 एकड़ का किसान, जिसने किसान की समस्याओं को अपने जीवन में बहुत नजदीक से देखा, वो जानता है कि एक छोटे किसान की समस्याएं क्या होती हैं। क्योंकि जो लोग इस प्रदेश के अंदर चांदी का चम्मच मुंह में लेके पैदा हुए, वो लगातार ये ढिंढोरा पीटते रहे कि उनसे बड़ा किसान हितैषी है ही कोई नहीं, जिन्होंने कभी खेत में जाके नहीं देखा। ऐसे से लोग मुख्यमंत्री बन के रहे और अपने आप को किसान हितैषी बताते रहे, किसान नेता बताते रहे, जिन्होंने अपने 10 साल के सरकार के कार्यकाल को एक प्रॉपर्टी डीलर के तौर पर चलाया, वो अपने आप को किसान हितैषी बताते रहे। वर्तमान मुख्यमंत्री ने पिछले लगभग 8.5 साल से किसान भाइयों की फसल अगर खराब हुई है, चाहे नेचुरल कैलामिटी से खराब हुई है, आपदा प्रबंधन के अंदर, प्रधानमंत्री फसल बीमा के अंदर जितना मुआवजा दिया है, जो 1966 से लेकर 2014 तक जितनी सरकारें रही हैं चेतन, और जितना मुआवजा उन्होंने दिया है, वर्तमान सरकार ने अपने 8.5 साल में उससे ज्यादा मुआवजा लगभग 10,000 करोड़ रुपए किसान भाइयों को यह सरकार दे चुकी है। पिछले 3 साल में 1300 करोड़ रुपया दे चुकी है।
भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रदेश के मुख्यमंत्री ठीक थे है। 2009 से लेकर 2012 की जवाब ले लेते हैं 3 सर। साल की मात्र जी। 300 करोड़। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि किसान भाइयों का जो फसल का नुकसान हुआ है उनको इस बात के लिए निश्चिंत होना चाहिए कि प्रदेश में एक ऐसा मुख्यमंत्री है जो आपकी सबसे ज्यादा चिंता करता है, जिसकी प्राथमिकता सूची में किसान सबसे ऊपर है। तो ठीक है। किसान भाइयों का नुकसान जवाब ले लेते हैं प्रवीण जी, जवाब ले लेते हैं। जिससे कि ये जी। सरकार जो है किसान भाइयों को समस्या नहीं आने देगी, ठीक है। इस बात को मैं यहाँ पे निश्चित मैं तौर पे कृष्ण- कह सकता हूँ। और अपने मैं लौटता हूं आपके पास सरकार प्रवीण जी। ने- कृष्ण कुटेल जी के पास आना चाहूंगा, क्या प्रतिक्रिया है? बातें तो आपने सुनी ली होंगी, क्या कहेंगे? विपक्ष की तरफ से जो बात की जा रही थी, अभय चौटाला की तो बात है ही, साथ साथ मुआवजे की बात भी है। देखिए, प्रवीण अत्रे जी जो यहाँ पर बोल रहे हैं और इन्होंने कहा कि भी 1966 से लेकर के और जब तक इस प्रदेश के अंदर जिन लोगों ने सत्ता को अपने हाथ के अंदर रखा है उन्होंने कृषि का कोई ज्ञान नहीं है और ना ही उन्होंने कभी भी जाकर के जो है कि खेत के अंदर जो है कि फसलों की बुआई की है। उनका ये वक्तव्य रहा है। लेकिन मैं प्रवीण अत्रे जी से पूछना चाहूंगा, 1966 से लेकर के और आज 2023 है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है समय समय पर अन्य पार्टियों के साथ मिलकर के जो है कि उन्होंने सरकार बनाने का काम किया, तो दोषी तो आप भी हैं। जो बात आप बोल रहे हैं, कभी भी सरकार ने भी है ना किसानों को मुआवजा देने का काम नहीं किया है। आप 87 के अंदर भी जो है कि चौधरी देवीलाल जी के साथ जो है कि इन्वॉल्व रहे, आप भी सरकार के अंदर शामिल रहे, चौधरी बंसीलाल जी के साथ भी आप लोग रहे। लेकिन प्रवीण जी बात पूरी प्रवीण जी बात पूरी हो जाने दीजिए, मैं आपके पास आता हूं। सरकार के अंदर जो है कि ये काम नहीं किया है। आप दूसरी बात ये- अपना वक्तव्य दे रहे थे और जनता की आवाज, जो किसानों की आवाज, जो मुआवजे की बात को लेकर के जो है कि वो सदन के अंदर जो है कि अपनी बात रख रहे थे, तो एकदम हस्तक्षेप करना हमारे विधानसभा अध्यक्ष का ये सरासर गलत है। उनका जो प्रश्न था उनसे संबंधित जो मंत्री है उनसे था और उनको जो है कि सलीनता के साथ जो है कि वो उत्तर दे देना चाहिए। लेकिन एक शब्द तकलीफ शब्द का इस्तेमाल वहां पर हुआ, मैं देख रहा था, और तकलीफ शब्द कोई गाली नहीं है। लेकिन चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने कहा कि जब मैं प्रश्न बोलता हूं, मैं खड़ा होता हूं, तो आपको क्यों किस प्रकार की तकलीफ होती है? तो उनका ये है, और ये इस बात के ऊपर जो है नेम करना ये सरासर सदन का अपमान है। ठीक है कृष्ण जी, मैं आपके पास आता हूं। कुछ मिनट मेरे पास डिबेट के बचे हैं। जल्दी से डॉक्टर जोगेंद्र जी के पास में आना चाहूंगा। जी जोगेंद्र जी बोलिए। मैं चेतन जी कहना चाहता हूं कि प्रवीण अत्रे जी को पूरी भारतीय जनता पार्टी को एक फोबिया है, मतलब डिबेट कहीं थी, बात कहीं और लेके जा रहे प्रॉपर्टी डीलर के साथ। इनके तो खुद मुख्यमंत्री व्यापारी, उन्होंने कहा कि मैंने तो कपड़ा बेचा है, व्यापारी की बात सही है खुद उन्होंने, ठीक है। और किस प्रकार से प्रॉपर्टी डीलिंग की सरकार, ये सरकार हमारी 10 साल की सरकार में सबसे अधिकतम मूल्य दिए गए, किसानों को समय पर मुआवजा दिया गया। आज अब तक ऐसा इतनी किसानी जैसी सरकार है ये, तो देखिए किसान की दुर्गति हुई। गन्ना में पहली बार सबसे कम मूल्य जो है हरियाणा में पूरे भारत के अंदर दिया गया। नहीं तो हरियाणा ही एकमात्र ऐसा प्रदेश है जिसमें गन्ने की सबसे ज्यादा कीमत दी जाती थी। और किसान की जो दुर्गति हुई है, चाहे फसल के अब कितने भाव पहले बढ़ते थे, कितने भाव अब बढ़े हैं, ये है। और आज जो किसान की कितने दिनों से जो वर्षा के कारण, चाहे सरसों की है चाहे गेहूं की जो फसल खराब हुई है, सरकार ने अब तक एक सहानुभूति का भी शब्द तक नहीं कहा है किसी प्रकार से भी। और हम अगर हमारे आता लगती थी सरकार बदलती थी, इनके दिमाग से फोबिया नहीं निकलता। आप पूछ रहे हैं, जहां 10 साल की कांग्रेस की सरकार पे रहे, अरे कांग्रेस के कार्यकाल की बात थी तो आप विपक्ष में थे, आपको सवाल पूछने चाहिए थे, हम जवाब देते। हमारे टाइम पे कितने किसान आंदोलन हुए हैं, क्या किसान की पीड़ाएं थी, क्या किसान हमसे संतुष्ट थे, नहीं संतुष्ट थे, आपसे किसान कितने असंतुष्ट हैं, ये सारे के सारे विषय हैं जो मतलब इस प्रकार से और अनर्गल इस सरकार को सिवाय आश्वासन के कोई योजना प्रतिफलित नहीं करते। इस प्रदेश को कर्जे में डुबा दिया है, 3,56,000 करोड़ रुपए का कर्ज चढ़ाने का काम किया है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं जोगेंद्र जी। जल्दी प्रवीण जी अपनी बात पूरी कीजिए।
समय का थोड़ा मैं ये कह रहा था जी, मैंने जो बात कही थी कि 1966 से लेके 2014 तक जो भी सरकार रही है उसने जितना कुल मुआवजा किसान भाइयों को दिया उससे कहीं ज्यादा इस सरकार ने पिछले 8.5 साल में दिया। और ये तथ्य है, फैक्ट है, ऑन रिकॉर्ड है। लगभग 10,000 करोड़ रुपया ये सरकार, चाहे प्रधानमंत्री फसल बीमा की बात करें, चाहे आपदा प्रबंधन की बात करें, उसमें किसान भाइयों को दे चुकी है। आप रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, मैं तो कह रहा हूं ये बात। दूसरी बात, जो जोगिंदर जी ने कहा कि फोबिया है और ये प्रॉपर्टी डीलर की बात करने लगे, इन्होंने सब किसान भाइयों को मुआवजा दिया। 2 रुपए के चेक, 5 रुपए के चेक कांग्रेस के समय में मुआवजे के तौर पे किसान भाइयों को मिलते थे, और ये भी रिकॉर्ड की चीज है, कई बार मीडिया में दिखाए जा चुके हैं। जो मैंने प्रॉपर्टी डीलर की बात की है, सीएलयू के नाम पे अगर किसी सरकार में 70,000 एकड़ लैंड सीएलयू के नाम पे किसान भाइयों से सेक्शन 4, सेक्शन 6, सेक्शन 9 के नोटिस देके ले ली जाए और वो बिल्डरों को दे दी जाए, उसको प्रॉपर्टी डीलर नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? बताओ मैंने क्या गलत बोल दिया है? तो जो सरकार 3,000 एकड़ किसान भाइयों से लेके झज्जर में रिलायंस को दे दे, उसको प्रॉपर्टी डीलर नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? बताइए मैंने क्या गलत बोल दिया है? मैं जो बोल रहा हूं मैं तो फैक्ट के साथ बोल रहा हूं। मैं तो ये भी बता रहा हूं कि वर्तमान सरकार ने किसानों के हित में 14 फसलें एमएसपी पे हरियाणा प्रदेश खरीद रहा है, भारत में एकमात्र प्रदेश है, इसी सरकार ने ऐसा किया। ये वो सरकार है जिसने बाजरे की फसल, देखिए 1250 एमएसपी थी जब सत्ता में आए थे, 2350 पहुंच गई है। ये वो सरकार है जिसने किसान भाइयों के लिए 85% तक सब्सिडी। ठीक है प्रवीण जी, उमेश भाटी जी इसमें एक लास्ट रिएक्शन ले लेते हैं। भावांतर भरपाई योजना किसान भाइयों के लिए, ठीक है प्रवीण। उमेश, मेरी फसल सदन का समय होता है, बहुत ठीक होता है प्रवीण जी, जल्दी पूरी उस कीमती समय के अंदर सभी विधायकों को समय मिलता है ताकि वो अपने क्षेत्र के विकास के लिए जो पैसा चाहिए या अपने क्षेत्र की जो समस्या है उसको वहां रख सके। आज आप देखेंगे क्षेत्र के मुद्दों को उठाने के लिए आज जेजेपी के हमारे 5 विधायकों ने, उसमें रामकरण जी हैं, उसके अंदर जोगी राम जी हैं, उनके अंदर विधायक ईश्वर सिंह हैं, अमरदीप ढांडा जी हैं। इन लोगों ने अपने क्षेत्र के विकास के लिए जो जो समस्याएं थी, जो समस्या के लिए उनको कितना पैसा चाहिए या क्या क्या विकास करवाना है, उनके मुद्दों को उठाया। और उन मुद्दों को उठाने पर उनको कहीं रोक टोक नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने अपने क्षेत्र के विकास के लिए समय मांगा, उनको समय मिला और उन्होंने बात रखी। लेकिन आपको समय दिया जा रहा है, आप समय का जो है दुरुपयोग करके आप एक ऐसे ओहदे पे जो सामने बैठे हुए हैं, आप भी देखिए चेतन जी, अगर ये डिबेट चल रही है तो इसमें आप हेड है, मुझे कितना बोलना है, अत्रे जी को कितना बोलना है, सबको समय आपने दिया है। अगर हम सारे मिक्स कर देंगे और आपसे लड़ना शुरू कर दें तो ये डिबेट तो खराब हो जाएगी। तो इसी तरीके से सदन चलता है, सदन के अंदर भी मर्यादा होती है और वहां पे जितने भी हैं वो सभी सम्मानीय है। उसमें अभय सिंह जी भी सम्मानीय है, हुड्डा साहब भी सम्मानीय है, अपने चौटाला साहब, दुष्यंत जी भी सम्मानीय है और अपने सीएम साहब भी सम्मानीय है। तो वहां पे ऐसा कोई आदमी नहीं है कि जो अपना आप क्षेत्र में एक सम्मानजनक स्थान रखता है। लेकिन तू तड़ाक करके बात करना, गलत तरीके से बात करना, उसका ये मकसद हो गया कि आप सदन को खराब करना चाह रहे हैं। आपके पास जो समय दिया गया अपने क्षेत्र की बात रखने के लिए, हरियाणा की जनता बात रखने के लिए, आपने उसका दुरुपयोग करके उसमें आपको लड़ाई में बदल दिया, ताकि सिर्फ और सिर्फ मीडिया का जो है ध्यान आकर्षण अभय सिंह चौटाला के पास हो जाए सिर्फ। ठीक है, बहुत धन्यवाद। आप सभी का समय का थोड़ा अभाव है, हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। तो ये जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है लगातार जारी है, लेकिन सवाल वही है कि इस आरोप प्रत्यारोप के दौर में जनता के जो असली मुद्दे हैं वो कहीं पीछे छूट के रह जाते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।